अगर आज सिजेरियन हुआ तो अमूमन कितने समय तक दर्द रहता है, ये एक ऐसा पेन है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सर, आप कितने पेशेंट्स ऐसे देखते हैं या ओवरऑल कितना इंसिडेंस है स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद बैकएक का? फाइनली हम इसको ट्रीट कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी जहां पे हम गर्भाशय से चीरा लगा के बच्चे को निकालते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया जहां रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाई जाती है, इसका यूज होता है। इस स्पाइनल एनेस्थीसिया से आपका जो शरीर का लोअर हिस्सा है, नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिससे कि हम सर्जरी बिल्कुल आसानी से आपके होश में रहते हुए करते हैं, आपसे बातें करते हुए करते हैं। और ये तरीका बहुत ही सेफ है आपके सिजेरियन डिलीवरी के लिए, जिससे रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन कोई भी प्रोसीजर बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं आता है फ्रेंड्स। दो ये बहुत सेफ है। बहुत सारे पेशेंट्स लंबे समय तक कमर में दर्द की शिकायत करते हैं, यानी जहां पे सिजेरियन करने के लिए सुई दी गई थी कमर में, वहां पे दर्द की शिकायत काफी कॉमन है। लगभग 5% से 30% महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी के बाद ऐसी दर्द का सामना करती है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पेन है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या हुआ था जिसकी वजह से हुआ, और इस पे रिसर्च बहुत कम है और इसका इलाज भी अभी तक बहुत सटीक नहीं है। बट हर प्रॉब्लम के साथ हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अमोद मनोचा, जो कि एक पेन स्पेशलिस्ट है, यानी दर्द के डॉक्टर। एक्चुअली दर्द के डॉक्टर अलग से स्पेशलाइजेशन होती है सर, ये मुझे नहीं पता था। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आपने बारे में बताइए कैसे आप एक्चुअली पेन स्पेशलिस्ट बने और किस टाइप के पेन को आप ट्रीट करते हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस चर्चा पे बुलाने के लिए, और दूसरी बात ये इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने के लिए। मैं, जैसा कि आपने बताया, मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ, यानी कि मैं सिर्फ दर्द का इलाज करता हूँ। ऐसा करते हुए मुझे बहुत साल हो गए। मैंने अपना अधिकतर समय लंदन यानी कि यूके में बिताया है, ट्रेनिंग करते हुए और वहाँ पे काम करते हुए। और पिछले 5-7 सालों से मैं हिंदुस्तान में भी काम कर रहा हूँ। अभी मैं प्रेडोमिनेंटली मेरा अपना सेंटर है, इंटरनेशनल पेन सेंटर करके, वहाँ पे पूरा दिन वहाँ पे हम काम करते हैं। तो पेन स्पेशलिस्ट हम कैसे बने, ये तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। इसके लिए हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जो आपने टॉपिक उठाया है वो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब हमारी इस बारे में बात हुई, आपने शायद एक रील बनाई थी जिसपे काफी कमेंट्स मिले आपको, और आप चाह रहे थे कि इसको हम डिटेल में बात करें इसके बारे में। तो मैंने इस पे काफी रिसर्च करी, और आज हम बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं या सफर कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए जो भी हम व्यूज दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, वो आज हम देंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें मेरे व्यूज कम होंगे, और जो रिसर्च में हमें पता चलता है उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। तो हो सकता है, क्योंकि एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं क्या सोचता हूँ खाली वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एज अ कम्युनिटी, पूरी मेडिकल कम्युनिटी इसके बारे में क्या कहती है, जो भी उन्होंने इस पे जांच करी, रिसर्च करी, उससे क्या नतीजे निकले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हर इंसान उस नतीजे को या उस लाइन को फॉलो नहीं करता है, उससे अलग भी चीजें हो सकती हैं, बट ज्यादातर लोगों में जो होगा उसके बारे में हम बात करें। तो सर, आप कितने पेशेंट्स ऐसे देखते हैं या ओवरऑल कितना इंसिडेंस है स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद बैकएक का? ओके, सो मैं एनेस्थीसिया पहले करता था। मेरे क्लिनिक में ऐसे 7-8 साल में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो पिछले 7-8 साल में मुश्किल से एक आधा पेशेंट आया होगा कभी ये वाली प्रॉब्लम लेकर के। जब मैं ये वाली प्रॉब्लम बोलता हूँ तो उसका मतलब है स्पाइन के अंदर, यानी कि रीढ़ की हड्डी में, जहां पे एनेस्थीसिया के लिए स्पाइनल इंजेक्शन दिया गया था, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बैक पेन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैक पेन एक बहुत ही कॉमन विषय है। लेकिन हाँ, उससे पहले जब मैं एनेस्थेटिस्ट था, तो जिन लोगों को हमने बेहोशी दी है, समय समय पे ऐसे लोग आते रहते थे, बहुत ज्यादा नहीं कि हमें पीठ में इंजेक्शन लगा था पहले और दर्द अभी भी हो रहा है। और ये बात मैं कर रहा हूँ आपकी बहुत सालों पहले, तो उस समय इस बात को डिसमिस कर दिया जाता था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप उसकी चिंता मत करिए। मुझे ये भी याद है कि बहुत बार मैंने ऐसा भी लोगों को बोलते हुए सुना है कि
बल्कि हम वो सुई लगा के तो पीठ का दर्द ठीक करते हैं, क्योंकि एपिड्यूरल इंजेक्शन को कमर के दर्द को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, तो हम तो उससे ठीक करते हैं, और आप बोल रहे हैं कि उसे लगाने से दर्द हो रहा है, तो ये बोल करके भी बहुत लोगों को मना कर दिया जाता है। लेकिन जो पेन क्लिनिक में ऐसे लोग कम आते हैं, और शायद इसका कारण ये है क्योंकि रिसर्च हमें ये बताती है कि ये जो पेन है ये बहुत ज्यादा सिवियर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, लंबर पंक्चर होता है जिसे हम कहते हैं, दोनों का टेक्निक सेम ही रहता है। फर्क यह है कि लंबर पंक्चर में हम पानी निकालते हैं, जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम वहां पे दवाई डालते हैं, तो ये फर्क है दोनों के बीच में। लंबर पंक्चर के बाद या स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हेडेक एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है, जिसपे बहुत रिसर्च हुई है, जिसपे समय समय पे आर्टिकल्स आते रहते हैं, लोग चर्चा करते रहते हैं, और उस पर बहुत रिसर्च भी होती है, और उसका कारण इसलिए है क्योंकि वो बहुत सिवियर पेन होता है, मुझे लगता है। तो इस बैक पेन को इग्नोर करने का या ज्यादा रिसर्च ना होने का कारण जो है, मुझे लगता है वो ये है क्योंकि ये पेन रिसर्च में ये बताया गया है कि माइल्ड रहता है, बहुत सिवियर नहीं रहता है, इनकैपेसिटेटिंग नहीं रहता है कि आपकी जिंदगी रुक जाए, जबकि वो जब सरदर्द होता है वो 10 दिन 15 दिन 2 हफ्ते या जब जो भी समय वो रहता है, उस समय के लिए उसको वो आपकी जिंदगी एक तरीके से स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि और कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उस पर ज्यादा रिसर्च है, इस पर कम रिसर्च है। कम रिसर्च है। और तो सर ये प्रॉब्लम कितने लंबे समय तक पेशेंट को परेशान करती है? लगभग जैसे अगर आज सिजेरियन हुआ तो अमूमन कितने समय तक दर्द रहता है? क्या बहुत लंबे समय तक रहता है? ऐसा पेशेंट एक्चुअली मेरे साथ जो एक्चुअली ये पेन लेके लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा जाते हैं। एनेस्थेटिस्ट किसने एनेस्थीसिया दिया ये तो किसी को पता भी नहीं होता है, और पेन स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं ये भी एक्चुअली बहुत रेयर है। पटना में एज अ पेन स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत कोई नहीं है, तो एक्चुअली पेशेंट को पता नहीं होता कि जाए कहाँ पे, वो हमारे पास ही आते हैं और हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो आपके पास क्या डेटा है कि कितने लंबे समय तक पेन पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, और क्या सिर्फ स्पाइनल एनेस्थीसिया जो सिजेरियन में लगाई जाती है उसमें महिलाओं को पेन होता है, या ओवरऑल स्पाइनल एनेस्थीसिया रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन से बेहोशी की जाती है हर टाइप के मरीज इसे कंप्लेन करते हैं, या प्रेगनेंसी में ज्यादा देखा जाता है? यहाँ पे बहुत सारे जुड़े जुड़े सवाल आपने मुझसे पूछे हैं। पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये बोला, मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहां पे हमने खत्म करा था, कि इस पे रिसर्च कम है। एक कारण तो हमने बोला क्योंकि दर्द शायद ज्यादा सिवियर नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं करते। दूसरा कारण ये है, इस पे रिसर्च मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बैक पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम बैक पेन की प्रेवलेंस की बात करें तो 80% लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी कमर का दर्द परेशान करता है। तो मतलब हर 10 में से 8 लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी कमर का दर्द होता है, इतना कॉमन है। तो ये तो हो गई नॉर्मल पॉपुलेशन की बात। अब अगर हम बैक पेन बात करें प्रेगनेंसी के अंदर, तो 7 में से 10 लोगों को प्रेगनेंसी के समय बैक पेन कभी ना कभी परेशान करता है, तो उसमें भी बहुत कॉमन हो गया अब ये। अब उसके बाद स्पाइनल लगने के बाद जो हमें रिसर्च बताती है, सारे फिगर्स मेरे नहीं है, मैं यही बोलूंगा, और मेरी इस पे अलग से प्रेजेंटेशन है जो मैं अगर समय मिला तो एंड में दूंगा, या मैं अलग से अपलोड करूंगा। वो सारे उसमें रिसर्च स्टडीज जो मैंने, जिससे मैं कोट कर रहा हूँ, वो सब उसमें मैंने दिए हुए हैं। तो वो ये बोलते हैं, 1-2 स्टडीज ऐसी है जो बोलते हैं कि करीब 90% औरतों को अगर उनको प्रेगनेंसी के बाद सिजेरियन हुआ है और स्पाइनल इंजेक्शन लगा है, उनको दर्द रहता है बैक पेन, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही हो, 1 दिन के लिए हो, कुछ घंटे के लिए हो, लेकिन होता है। इतना जब एक चीज कॉमन हो जाती है तो उसके लिए फैक्टर्स को टीज आउट करना या उसके लिए कारणों को टीज आउट करना कभी कभी बहुत मुश्किल और कठिन हो जाता है। तो पहली चीज, आपका सवाल का जवाब हो गया, प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉमन है बैक पेन भी, और स्पाइनल के बाद और भी ज्यादा कॉमन है। ठीक है। और दूसरा आपने क्या सवाल पूछा था? सॉरी इफ यू डोंट माइंड रिपीटिंग। कब तक रहता है, कितने लंबे समय तक पेशेंट को परेशान तो करता है? ज्यादा जो रिसर्च हमें बताती है कि ये जो दर्द है सबसे ज्यादा जो है अगर रहता है तो पहले हफ्ते के लिए रहता है। ठीक है। पहला हफ्ता मतलब बोल रहे 5-7 दिन के लिए, मतलब अगर पहले दिन में मान लो अगर 25-30% इंसिडेंस है तो हफ्ते भर तक जाते हुए या महीने भर तक जाते हुए ये 5% रह जाता है, लेकिन 3 महीने तक जाते हुए ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जो भी स्टडीज हैं वो ये बोलते हैं कि नया पेन का उठना और उसका लंबे समय तक रहना एक सिर्फ स्पाइनल इंजेक्शन लगाने की वजह से ऐसा होना बहुत बहुत रेयर है, ये मोटे तौर पे वो बोलती है। और दूसरी चीज वो बोलती है, यहाँ पे जो कई बार जो दर्द है हम ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे और तरह के दर्द उठते हैं, जैसे कि लोअर बैक पेन जो हमने बात करी, ये वाला पेन वो है जहां पे हमने सुई लगाई, जहां पे इंजेक्शन लगाया वहां पे दर्द होना, खाली वहीं पे। और तरह का पेन होता है, किसी को स्लिप डिस्क हो गया, शियाटिका हो गया जो पाँव में जा रहा है, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग परेशानी है।
एक और तरह का पेन होता है टेल बोन में पेन, वो भी प्रेगनेंसी में कॉमन हो जाता है, तो वो भी बिल्कुल अलग हो गया। एक और तरह का पेन होता है पेल्विक पेन, मतलब उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पेल्विस के जोड़ों से आना या हिप जोड़ से आना या मांसपेशियों से आना, वो भी अलग हो गया। उसके अलावा एक अपर बैक पेन भी आ जाता है, यानी कि जैसे बच्चे को फीड कर रहे हैं, बच्चे को उठा रहे हैं, आपका वेट चेंज हो रहा है, कभी जो एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं जैसे ब्रेस्ट का साइज चेंज होना, उसकी वजह से जो अपर बैक में पेन आता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो आता है, वो सब भी अलग हो गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो दर्द जो स्पाइनल इंजेक्शन लगाया और उसी जगह पर, ठीक है। तो वो वाला जो दर्द है वो लंबे समय तक रहने के चांसेस बहुत कम है, और ज्यादातर लोग 3 महीने तक इससे निजात पा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। ये मेरा व्यू नहीं है, रिसर्च के व्यू है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो फटाक से कमेंट लिखेंगे हमारा तो 1 साल हो गया, तो नहीं, हम लोग पहले ही सॉरी बोल देते हैं कि ये रिसर्च ये बोल रही है। मे बी रिसर्च इज अ थिंग, हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, कुछ दिनों बाद हमें पता चल सकता है कि लंबे समय तक होती है, लेकिन आज के डेट में जो रिसर्च है वो 3 महीने तक ज्यादातर केसेस में ठीक हो जा रहा है ऐसा पे। जब आप रिसर्च को भी देखेंगे तो 2000 मैंने जो 5-6 स्टडीज ढूंढी वो 2000 से लेकर 2025 तक की थी। जो 2000 वाली है वो थोड़ी सी कह रही है कि होता नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं होता। जो करेक्ट आज में आ रही है वो कह रही है कि नहीं, एक कंडीशन, इसका नाम दे दिया कई स्टडीज ने, इसको बोला कि पोस्ट स्पाइनल परसिस्टिंग बैकएक, PSPB, जैसे पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होता है PDPH, वैसे इसको बोला पोस्ट स्पाइनल परसिस्टिंग बैकएक। अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स है, तो जब एक नेम किया जा रहा है, उस पर रिसर्च की जा रही है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो होती नहीं है। मुझे तो घर का काम देख के बैक पेन होने लगता है, स्पाइनल का पता नहीं। हाँ, तो सर एक्चुअली ये होता क्यों है? ये जो पेन है वो क्या हमारे टेक्निक से रिलेटेड है? यानी जब एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी के डॉक्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव लाके, कुछ प्रिकॉशंस लेके क्या हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इस पेन को कम कर सकते हैं? क्या आप एनेस्थेटिस्ट जो हमारे सुन रहे हैं या हमारे पेशेंट सुन रहे हैं, आप कुछ एडवाइस दें सर, ताकि वो अपने एनेस्थेटिस्ट से इसे डिस्कस कर ले, जिससे कि उनको बाद में पेन कम। पहली चीज तो यह है कि दर्द होता है या नहीं, वो हमने क्लियर कर लिया। दूसरी चीज है किस में ज्यादा होता है, वो भी हमने इस पे चर्चा कर ली, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी, मैंने ये बात उठाई इसलिए मुझे याद आ गया, एक और चीज जो रिसर्च स्टडीज बोलती हैं कि जिन लोगों में ज्यादा रहता है दर्द, मतलब 3 महीने से ज्यादा, उन लोगों में अगर एक चीज मिली है तो उनको प्रेगनेंसी से पहले भी बैकएक था या कभी हुआ था पहले, उन लोगों में ये अलग रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज जो हमें मिली है, जिनका BMI ज्यादा है, यानी कि वजन ज्यादा है, उन लोगों में भी ये परसिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो जिन लोगों को पहले से बैकएक था या जिनका वेट ज्यादा है, उनमें ये ज्यादा परसिस्ट लंबा कर सकता है, और ये 2 फैक्टर्स मिले हैं हमें रिसर्च में, ठीक है। उसके बाद आपने पूछा ये होता क्यों है, तो मेडिकल रिसर्च की सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे डॉक्टर लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ कभी कहानी बना देते हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मेडिकल साफ बोलती है हमें नहीं पता, ठीक है। वो बोलती है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम एक कारण पे पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये कारण है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि रिसर्च से थोड़े जुड़े हुए हैं, लेकिन 100% कौन सा कारण है ये हमें नहीं पता। और ये मैं आपको इसका भी रेफरेंस दे दूंगा। क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है कि जब हमने सुई डाली तो बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, उनमें चोट आई। हो सकता है कि हमने सुई डाली, वहां पे एक छोटी सी ब्लीडिंग या हेमेटोमा बन गया। हो सकता है कि सुई डालते हुए कहीं इंजरी हो गई, उसकी वजह से दर्द रह गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण जो है वो पोस्टुलेट करे गए हैं, और खाली सुई से रिलेटेड नहीं है कारण। वो बोलते हैं कि आप सर्जरी में जब हमने ये इंजेक्शन लगाया तो पीठ की सारी मांसपेशियां सुन्न हो गई, तो जो आपका पोस्चर था उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी सर्जरी 40 मिनट से ज्यादा लंबी चली है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर सर्जरी के समय आपकी लिथोटमी पोजीशन रखी गई है, वो काफी बार डिलीवरी के लिए यूज की जाती है, जिसमें टांगे ऊपर की तरफ रहती हैं, उसमें ज्यादा रिस्क है क्योंकि बैक में पोजीशन में चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर आपका मोबिलाइजेशन करा गया है, कई बार स्पाइनल करते हुए सर्जरी करते हुए यूट्रस मोबिलाइज किया जाता है और चीजें मोबिलाइज की जाती है, अगर वो किया गया है उससे भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो पहली चीज ये है कि खाली एक कारण नहीं है, इसलिए मैंने वो भी बोला कि जिनका वजन ज्यादा है, जिनका पहले से बैक पेन है, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नहीं है। तो इसमें हम अगर मोटे तौर पे डिवाइड करें तो प्री एग्जिस्टिंग या पेशेंट फैक्टर्स आ जाएंगे,
जो पेशेंट से जुड़े हुए हैं या पहले से हैं। दूसरी इंजेक्शन से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी जिस पे मैं अभी बात करूंगा, जो हमारे एनेस्थेटिस्ट भाई शायद सुनना चाहेंगे। और तीसरी चीज जो है वो सर्जरी से रिलेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं कि, और ये भी कई स्टडीज में बोला है कि सर्जरी के बाद आप कितनी देर के लिए इमोबिलाइज्ड हैं, उससे भी बैक पे स्ट्रेन पड़ता है। मजे की बात ये है, बहुत सारी स्टडीज ने बोला कि अच्छा स्पाइनल 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 हम बोलते रहते हैं, जो लोगों को बेहोशी मिलती है यानी कि जनरल एनेस्थेटिक मिलता है, उनमें कितना दर्द है, बहुत अच्छा लंबे समय तक रहने वाला दर्द है। और इसके भी फिगर्स हैं, 25%, 40%, 45%, वो सारे भी कोट होते हैं। तो उनको तो स्पाइन में कोई सुई नहीं लगी, उनको काहे दर्द होता है, फिर सोचने वाली बात है। ठीक है, सो ये काफी जटिल विषय है, सिंपल नहीं है, लेकिन ऐसी स्टडीज हैं और वो बोलती हैं कि कई लोगों के ये मिथ है, यानी कि या ये मान लेते हैं, बिलीव है कि वहां पे सुई लगी है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ ना कुछ दर्द हो गई है, कुछ ना कुछ चोट आ गई है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के बाद क्यों हो रहा है। अब आते हैं बात कि हम और क्या कर सकते हैं इसके लिए, जो एनेस्थेटिस्ट जो स्पाइन में सुई लगा रहा है वो क्या कर सकता है। तो ऐसी 2 स्टडीज मैंने अपने प्रेजेंटेशन में रखी हैं जिनमें बात होती है कि स्पाइन में हमने कैसी अप्रोच लगाई, इंजेक्शन लगाते हुए उससे फर्क पड़ता है या नहीं। तो 2 तरह की अप्रोच ज्यादातर यूज होती है, एक स्पाइन के बिल्कुल बीच में जाओ जिसे हम मिड लाइन अप्रोच बोलते हैं, और एक मीडियन बोलते हैं, यानी कि स्पाइन के बीच से थोड़ा सा हट के एक साइड को जाओ। ठीक है, तो अब होता है जब आप मिड लाइन जा रहे हो तो आप ज्यादा लिगामेंट्स के थ्रू जा रहे हो जो कि साइड में नहीं होते हैं। तो कई स्टडीज ने ये कंपेयर करा कि उन्होंने ढूंढा हाई रिस्क पेशेंट्स को और देखा कि अगर हम बीच में लगाते हैं और साइड में लगाते हैं तो क्या फर्क है। तो पैरामीडियन अप्रोच यानी कि साइड से लगाना, तो क्योंकि साइड वाला बहुत सारे लिगामेंट से नहीं होकर के जाता है, तो ये देखा उन्होंने कि पहले हफ्ते में यानी कि पहले 7 दिनों में जो साइड से गए हैं इनमें दर्द जो है कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जितनी देर तक उन्होंने स्टडी करी, 3 महीना या जो भी समय तक, दोनों का इंसिडेंस बराबर है, कोई फर्क नहीं। तो अगर पहले हफ्ते का दर्द की बात करें तो अगर थोड़ा सा साइड से होकर के अप्रोच लेकर के करेंगे तो शायद दर्द कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन तो वो रिसर्च बोल रही है कि भाई ऐसा होने के चांस ही कम है, तो उस पर हम क्या ही बताएं आप। क्या ही बता सकते। और नीडल का साइज, नीडल की मोटाई से भी। हाँ, सो ये बात हो गई अप्रोच किससे जा रहे हो। दूसरी चीज आती है, कई स्टडीज बोलती है कि आप बार बार अटेम्प्ट ना करो। ठीक है, अगर नीडल का साइज हम छोटा करें तो क्योंकि इंजेक्शन डेप्थ में परफॉर्म होता है, हमें बार बार अटेम्प्ट्स लेनी पड़ती हैं और ऐसा करने से भी दर्द का रिस्क बढ़ने का चांस हो जाता है। दूसरी चीज, अगर नीडल बहुत पतली हो तो हमें उसके लिए बहुत बार एक इंट्रोड्यूसर डालना पड़ता है ताकि उसको हम गाइड कर पाए, वो एक और नीडल होती है, तो उसके भी देखा गया है कि उससे भी रिस्क रहता है बढ़ने का। तो ये एक ऑप्टिमल बैलेंस है कि आप आराम से कर पाओ, बहुत छोटी ना हो लेकिन बहुत बड़ी ना हो। पुराने में जैसे मैंने बोला, कई स्टडीज में ये बोला था कि एपिड्यूरल नीडल से ज्यादा होता है, लेकिन इस पे भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो जो आपका एनेस्थेटिस्ट कर सकता है कि पहली बात, जो रीजनेबल साइज नीडल है, छोटी वाली जितनी हो सके, जिससे सेफ मिनिमल नंबर ऑफ इंजेक्शन हो जाए, और साथ में पैरामीडियन अप्रोच यानी कि मिड लाइन बीच में से के थोड़ा सा साइड से अगर इंजेक्शन कर लेंगे, तो ये 2-4 चीजें हैं। बाकी चीजें ये हैं कि ज्यादा देर तक सर्जरी ना चले, ज्यादा देर तक इमोबिलाइज ना रहे, वो सारी चीजें हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे कि जिनका वजन ज्यादा है या जिनका पहले से ज्यादा, उनकी खास ध्यान रखें। यही इसका मोटे तौर पे लिंक है। तो सर, हमने प्रिवेंशन की बात कर ली, हमने क्यों होता है, एक अभी तक रिसर्च बहुत श्योर नहीं है आखिर क्यों होता है, मल्टीफैक्टोरियल कारण हो सकते हैं। फाइनली हम इसको ट्रीट कैसे करें, अपने लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन लाए, इमीडिएटली सिजेरियन के बाद क्या किया जाए कि इसको ट्रीट कर सके, और लॉन्ग टर्म अगर पेन हो गया है तो व्हाट आर द थेरेपीज विच आर अवेलेबल। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो यही रेलेवेंट है ना कि एग्जैक्टली पहली चीज तो यह है कि सबको पता हो कि आगे ज्यादा तक नहीं करने वाला है, चला जाएगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कंफर्म करना कि वहीं पे दर्द हो रहा है जहां पे सुई लगी थी, और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो ज्यादा सिवियर नहीं होता है। ठीक है, और जो स्टडीज हैं वो ज्यादातर ये बोलती हैं कि आप सिंपल पेन किलर्स ले सकते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल हो गया या कोई एंटी इंफ्लेमेटरी हो गई, जो भी आपकी एलर्जीज और बाकी हेल्थ को देखते हुए सेफ हैं, उनसे ये पेन रिजॉल्व हो जाता है, और वो भी ज्यादा लंबे नहीं लेने पड़ते हैं। तीसरी चीज आती है लाइफस्टाइल मेजर्स एंड पोस्चर एंड प्रिकॉशंस।
वो जो है नॉर्मल जैसे बैक पेन में लागू होते हैं वैसे ही हैं। लाइफस्टाइल मेजर्स का क्या मतलब हो गया, खास करके ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए अपनी स्पाइन का ध्यान रखना। लेकिन अगर वो लोग हैं कोई जिनको ब्रेस्ट जो प्रेग्नेंट नहीं है या फीमेल नहीं है और स्पाइनल सर्जरी के बाद जिनको हो रहा है, उन लोगों के लिए अपने पोस्चर का ध्यान रखना कि आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, पोजीशन चेंज कैसे कर रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, वो सब चीजों का और खास करके अगर नीचे से झुक के कोई वजन उठा रहे हैं, उसका एक तरीका होता है, यानी कि घुटने से झुक बेंड करके उठाना रादर देन कमर से बेंड करके उठाना। ठीक है, वो सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो हर एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक डॉक्टर या जनरली आपको आराम से मिल जाएंगी। वो सब चीजें सेंसिबल वाली जो है वो करना। ठीक है, उसके अलावा जो है सिंपल चीजें जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गई, जेंटल स्ट्रेचिंग हो गई, कई बार थोड़ा सा हॉट कंप्रेशन का सेक जिसे हम कहते हैं, उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। सिंपल मसाज ऐसी चीजों में आराम मिल जाता है। जो आपके लिए काम करे और सेफ हो वो आराम से किया जा सकता है। तो पोस्चर, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मेजर्स और सिंपल दवाइयां, मोटे तौर पे इन्हीं में चीजें सेटल हो जाती हैं। अब यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अगर कोई सिवियर पेन हो रहा है या कोई और बहुत लंबे समय तक रह रहा है, तो हमें यहाँ पे कहना जरूरी है कि आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि मैं अपने लाइफ का एक इवेंट शेयर करना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर थी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई। सिमिलरली उनको बैक एक सिर्फ कमर दर्द होता था और उन्होंने भी यही सोचा कि ये स्पाइनल की वजह से दर्द है मुझे। बहुत लेट जाकर जब प्रॉपर डायग्नोसिस हुई तो पता चला कि वो एक गॉल ब्लैडर का कैंसर था जो कि काफी एडवांस स्टेज में हो गया था। तो किसी भी बैक एक को ऐसा नहीं है कि बैक एक बहुत वेग टर्म है जो कि आपके किसी भी एब्डोमिनल ऑर्गन के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है। आज से कई साल पहले कमर दर्द का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ट्यूबरकुलोसिस हुआ करता था। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि भले हम बैक एक के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, भले आपका सिजेरियन हुआ हो सुई देके, लेकिन जरूरी नहीं है वो बैक पेन उसी की वजह से हो। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो सर फाइनली हम एंड ऑफ डिस्कशन अपने आ रहे हैं। तो सर हमारे लिसनर्स को क्या एक पॉइंट बोलना चाहेंगे जिससे कि वो इस प्रॉब्लम से कम प्रॉब्लमेटिक हो, मतलब उससे परेशानियां उनको कम हो इस प्रॉब्लम की वजह से? अगर एकदम शॉर्ट में अगर हमारे लिसनर्स को कुछ बताना चाहेंगे। इट इज बेटर टू बी सेफ देन बी सॉरी, है ना? सो जरूरी है कि आप जांच करा लो, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, खुशी की बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी चीज ये है कि कई बार जो डर होता है ना, एंजाइटी जो होती है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो डॉक्टर ने बोला नहीं मुझे तो दर्द हो रहा है ना? तो जांच कई बार वो एंजाइटी को भी खत्म करने में मदद करती है। नहीं भाई, जांच करके देख लिया, कुछ नहीं है। तो आपने क्या उदाहरण दिया वो एक जरूरी उदाहरण है कि कभी कभी सीरियस चीजें निकल आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कभी कभी, है ना? ज्यादातर लोगों में नहीं होता है, लेकिन वो आधा 1% या उससे भी कम लोगों के लिए ही अगर हमें 10 लोगों की भी जांच करनी पड़े लेकिन सेफ रहे, वो तो वो जरूरी है। अगर हम वापस मुद्दे पे आ जाए, स्पाइनल वाला दर्द कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़े समय में सेटल हो जाना चाहिए। हाँ, कई लोग पता है कमेंट्स में लिखेंगे कि मेरा तो इतने सालों से चल रहा है, तो प्लीज आप एक बार जांच करवा लो, दिखा करके कुछ नहीं निकलेगा तो हम सब संतुष्ट हैं कि आप सेफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी के साथ मैंने ये वीडियो का आइडिया ही अपने लास्ट वीडियो से लिया है, जहां पे मैंने यही बताया था कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है ये दर्द, या फिर ये दर्द एक्चुअली स्पाइनल इंजेक्शन की लगाने की वजह से नहीं होता है। लेकिन सर से डिस्कशन के बाद ये मेरा भी ओपिनियन चेंज हो चुका है कि दर्द होता है, हम आपके दर्द को समझते हैं और निरंतर इस पे रिसर्च हो रही है कि अगर ये पेन लंबे समय तक भी होता है तो उसे ट्रीट कैसे कर सके। फाइनल मोटो जो है हमारा है ट्रीटमेंट, और अगर इससे रिलेटेड और कोई एडवांसमेंट आती है तो हम दोनों मिलकर वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपको अपडेटेड रखें और आपके इस पेन को रिलीव कर सके। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।